काउंटी सरकारी कार्यालय को आगे और पीछे के खंडों में विभाजित किया गया था। सरकारी कार्यालय के सामने का हिस्सा सरकारी कामकाज निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि पीछे का हिस्सा आवास होता था। ग्रीन फीनिक्स गार्ड्स ने फैंगटाई काउंटी के निवर्तमान मजिस्ट्रेट ली होंगवेन को गिरफ्तार करने के बाद उनके परिवार को काउंटी सरकारी कार्यालय के पीछे स्थित आवास में कैद कर दिया। उन्होंने ज्यादा हंगामा तो नहीं किया, लेकिन ली परिवार को अपने अपने कमरों में ही बंद रखा और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। दूसरी ओर, ली होंगवेन को उनके अध्ययन कक्ष में कैद कर दिया गया था। जब जोऊ फीलोंग और क्यूई जुआनसू फ्रंट ऑफिस में लड़ रहे थे, ली सैनक्सिन और उनके गार्ड गलियारे के साथ ली होंगवेन के अध्ययन के लिए चले गए। इस समय कमरे के सामने 2 ग्रीन फीनिक्स गार्ड ड्यूटी पर थे। ली सैनक्सिन को देखकर गार्डों ने उन्हें सलाम किया और अपने वरिष्ठ के आदेश के अनुसार दरवाज़ा खोल दिया। अकेले अध्ययन में जाने से पहले ली सैनक्सिन ने दूसरों को बाहर पहरा देने का निर्देश दिया। अध्ययन सरल था, केवल एक डेस्क, 2 कुर्सियां और एक बुकशेल्फ के साथ। बुकशेल्फ हर तरह की किताबों से भरी हुई थी। अध्ययन के 4 खजानों, एक साथ ही एक ब्रश वॉशर, ब्रश होल्डर, पेपरवेट और अन्य विविध वस्तुओं के अलावा डेस्क पर कोई अन्य सजावट नहीं थी। यह नीरस था और एक काउंटी मजिस्ट्रेट के लिए अनुपयुक्त था। इस समय फैंगटाई काउंटी के मजिस्ट्रेट ली होंगवेन डेस्क के पीछे बैठे थे। उसने 7वीं दर्जे का दरबारी परिधान पहना हुआ था और पतला, विद्वान चेहरा और लंबी दाढ़ी के साथ लगभग 50 के आसपास का लग रहा था। उसकी शक्ल सूरत से ही वो एक रूढ़िवादी ईमानदार अधिकारी लग रहा था। ली सैनक्सिन ने एक हाथ से दीवार के सामने एक कुर्सी उठाई और उसे ली होंगवेन की मेज के सामने रख दिया। फिर उन्होंने वो स्थान ग्रहण किया जो कथित तौर पर एक अधीनस्थ का पद था। काउंटी मजिस्ट्रेट ने ली सैनक्सिन के आगमन पर कोई प्रतिक्रिया न देते हुए अपनी निगाहें झुका लीं। उसका उस आदमी का स्वागत करने के लिए उठने का भी कोई इरादा नहीं था। ली सैनक्सिन ने अपने हाथ में पकड़े गैवान को मेज पर रखा और चुप्पी तोड़ी। महान हुआन राजवंश के कानूनों के अनुसार जब तक आपको दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक आपको अदालत का आधिकारिक सदस्य माना जाता है, भले ही आपको कार्यालय से निलंबित कर दिया गया हो। यद्यपि मैं इस मामले को संभालने के लिए सम्राट के दूत के रूप में यहाँ हूँ, फिर भी मैं आपको अपना उचित सम्मान दिखाऊंगा और आपको लॉर्ड ली के रूप में संबोधित करूंगा। काउंटी मजिस्ट्रेट ने फिर भी बात नहीं की। ली सैनक्सिन ने उनके रवैये पर कोई आपत्ति नहीं जताई और बात करना जारी रखा। लॉर्ड ली, आप और मैं दोनों इंपीरियल कोर्ट के अधिकारी हैं। हम एक ही सम्राट की सेवा करते हैं, इसलिए हम जैसे लोगों के लिए वफादारी सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को एक वफादार सेवक मानते हैं, लेकिन आपके साथ ही अब आपको बचाने के लिए काउंटी सरकारी कार्यालय पर हमला कर रहे हैं। लॉर्ड ली, इसके लिए आपकी क्या व्याख्या है? ये वाक्य किसी गड़गड़ाहट से कम नहीं था जो ली होंगवेन के कानों में गूंजा। उसने अचानक ली सैनक्सिन की ओर देखा और उपहास किया। हम्फ, उसी सम्राट की सेवा करो। निष्ठा। यह मत सोचिए कि आप ये कहकर मुझे धोखा दे सकते हैं कि मेरे साथी काउंटी सरकारी कार्यालय पर हमला कर रहे हैं। मैं हमेशा अकेला रहा हूँ। दरअसल, मैं पूछना चाहूँगा, आप और आपके लेफ्टिनेंट कर्नल वास्तव में किसके प्रति वफादार हैं? निश्चित रूप से इंपीरियल कोर्ट। ली सैनक्सिन ने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची की। साथ ही उन्होंने राजधानी की दिशा की ओर मुंह करके मुट्ठी और हथेली से सलामी देते हुए अपने हाथ उठाए। ग्रीन फीनिक्स गार्ड्स, जिसमें मैं भी शामिल हूं, हमेशा इंपीरियल कोर्ट के प्रति वफादार रहे हैं। ली होंगवेन ने व्यंग्य किया। कोर्ट, हाहा, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उदास अभिव्यक्ति के साथ ली सैनक्सिन ने अपने पैरों को झटका दिया। आपका इससे क्या मतलब है, लॉर्ड ली? ली होंगवेन निडर दिखे। इस बार मुझे गिरफ्तार करने के लिए ग्रीन फीनिक्स गार्ड्स ने किसके आदेश का पालन किया? मुझे संदेह है कि महामहिम ने शाही आदेश जारी किया था। चांसलर ने यह आदेश दिया होगा, है ना? आप मुझ पर व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी बनाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन कृपया बताएं कि मैं किसके साथ गठबंधन कर रहा हूं? आखिर मुझे किस प्रकार का व्यक्तिगत लाभ मिल रहा है?
मुझे लगता है कि आप मुझे दोषी ठहराने के लिए बस बहाने ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ली सैनिक्सन अचानक मुस्कुराए और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। महान, आखिरकार आपने इसे स्वीकार कर लिया, लॉर्ड ली। काउंटी मजिस्ट्रेट की अभिव्यक्ति बदल गई। आपका इससे क्या मतलब है? ली सैनिक्सन ने गैवान में पहले से ही ठंडी चाय का एक घूंट लिया और पूछा, भगवान ली, क्या आप जानते हैं कि निराधार दावे करने और महान हुआन राजवंश के कानूनों के तहत अदालत के अधिकारियों को फंसाने के लिए क्या सजा है? मैं मौत से नहीं डरता, ली होंगवेन ने साहसपूर्वक कहा। यदि आप मृत्यु की तलाश करना चाहते हैं, तो अपनी जान लेने के बहुत सारे तरीके हैं। आप फांसी लगाना, चाकू मारना या खुद को जहर देना चुन सकते हैं। यदि आपके पास उपकरण नहीं है तो हम निश्चित रूप से आपको उपकरण प्रदान कर सकते हैं। बस अपना चयन करें। ली सैनिक्सन ने फिर अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, भगवान ली, आप स्थिति से क्यों बच रहे हैं? वास्तव में, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। गरिमापूर्ण दिखते हुए, ली होंगवेन ने पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं यह विश्वास करने के लिए कल पैदा हुआ था कि जब हम इस बिंदु पर पहुंच गए हैं तब भी हम बात कर सकते हैं? लेकिन इसमें आपके पूरे परिवार का अस्तित्व शामिल है, लॉर्ड ली। ली सैनिक्सन ने चेतावनी दी। काउंटी मजिस्ट्रेट चुप रहे। ली सैनिक्सन ने आगे कहा, फैंगटाई काउंटी में आने से पहले लेफ्टिनेंट कर्नल ने मुझसे कहा था कि जब तक आप वो वस्तु सौंपते हैं तब तक हर चीज़ पर समझौता हो सकता है, लॉर्ड ली। लेफ्टिनेंट कर्नल भले ही आपको जीवित न रख सके, लेकिन वह आपके परिवार के सदस्यों को बचा सकता है। उनके लिए ये केवल फाइलों में कुछ प्रविष्टियां जोड़ने या घटाने का मामला है। क्या आपको नहीं लगता कि जब्ती और निर्वासन आपके पूरे परिवार को फांसी देने से बेहतर परिणाम है? ली होंगवेन ने पूछा, अगर मैं इसे सौंपने से इनकार कर दूं तो क्या होगा? असहाय होकर आह भरते हुए ली सैनिक्सन फिर से अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। यदि आप बात करने को तैयार नहीं हैं, तो लेफ्टिनेंट कर्नल भी स्थिति को समझाने में सक्षम होंगे। ली होंगवेन ने केवल ली सैनिक्सन को देखा। बाद वाले ने लापरवाही से कहा, ठीक है, तो आप और आपका परिवार फैंगटाई काउंटी में रहना जारी रख सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। विचार करने लायक कुछ भी नहीं है। ली होंगवेन दृढ़ दिखे और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। ली सैनिक्सन की आंखें शातिर हो गईं। उसने एक शब्द भी नहीं बोला और बस अध्ययन छोड़ने के लिए मुड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अपने हाथ हिलाकर अध्ययन के बाहर ग्रीन फीनिक्स गार्ड्स ने तुरंत उनका स्वागत किया और उनके निर्देशों का इंतजार किया। ली सैनिक्सन टिप्पणी करने से पहले एक पल के लिए चुप रहे। स्वर्ग हर जीवित प्राणी की परवाह करता है। लेफ्टिनेंट कर्नल का हृदय भी दयालु है। कई ग्रीन फीनिक्स गार्ड्स ने बात नहीं की और अगले आदेश की प्रतीक्षा की। ली सैनिक्सन एक पल के लिए रुके। उनकी अभिव्यक्ति उदास हो गई और फिर उन्होंने जारी रखा, लेकिन हमेशा कुछ जिद्दी लोग होते हैं जो लेफ्टिनेंट कर्नल की दयालुता की सराहना नहीं करते हैं। ये गार्ड का काम पर पहला दिन नहीं था, इसलिए वे जानते थे कि सहायक मेजर शायद किसी को मरवाना चाहता था। ग्रीन फीनिक्स गार्ड के एक वरिष्ठ कप्तान ने जवाब दिया, सर, कृपया हमें अपना आदेश दें। ली सैनिक्सन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उदासीन स्वर में बोला, ली होंगवेन बहुत कुछ जानता है। अगर हम उसे जेल भेजेंगे तो इससे अनावश्यक उलझाव पैदा होगा, जिससे थोड़ी परेशानी होगी। इससे हमारे पास दो बुराइयों में से कम को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। उसे फैंगटाई काउंटी में रहना होगा। वरिष्ठ कप्तान ने खुद को मजबूत किया। वो समझ गया कि रहने का मतलब ली होंगवेन के लिए शाश्वत आराम है। ली सैनिक्सन ने आगे कहा, ली होंगवेन के उसी उम्र के कई पुराने दोस्त हैं। यदि यह ठीक से नहीं किया गया तो इससे अफवाहें फैलेंगी और अदालत में चर्चा भड़केगी। ये हमारे लिए हानिकारक होगा। तो आप नियम जानते हैं, उसे गायब कर दो। वरिष्ठ कप्तान ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ सर, आप उसका शरीर नहीं देखेंगे। ली सैनिक्सन ने अपनी आंखें खोली और वरिष्ठ कप्तान की ओर देखा। फिर उसने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी कर ली, इसके अलावा उसके परिवार के सदस्यों के बारे में मत भूलना।
किसी को मत छोड़ो, मैं चाहता हूं कि वे सभी मर जाएं, वरिष्ठ कप्तान ने बाध्य किया। जी श्रीमान। ली सैनिक्सन ने एक अन्य विद्वान दिखने वाले ग्रीन फीनिक्स गार्ड कप्तान की ओर देखा और आदेश दिया, केस फाइल तैयार करें और काउंटी मजिस्ट्रेट की हत्या का दोष बाहर के विद्रोही पर लगाएं। बस ये कहें कि उसने ग्रीन फीनिक्स गार्ड पर हमला किया और गवाह की हत्या करके न्याय में बाधा डाली। ऐसा ही होता है कि हमारे कई भाई सामने ही मर गए, उनकी सारी मौतों का दोष उस विद्रोही पर डाल दो। इस बार हमें किसी भी तरह की गड़बड़ी किए बिना एक ठोस मामला बनाना होगा। ग्रीन फीनिक्स गार्ड के कप्तान ने तुरंत जवाब दिया, निश्चिंत रहें, सर। ली सैनिक्सन ने बर्खास्तगी में अपना हाथ लहराया और सभी ग्रीन फीनिक्स गार्ड तुरंत तितर बितर हो गए। जल्द ही ली सैनिक्सन ने कदमों की आहट, दरवाजे खुलने, तलवारें खुलने और ली होंगवेन के परिवार के सदस्य की पिछले निवास से आ रही मौत का सामना करने से पहले अंतिम रोने की आवाज़ सुनी। ली सैनिक्सन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और छत के नीचे खड़े होकर बाहर बारिश के पर्दे को देखने लगे। वो अभी भी अपना गैवान पकड़कर चाय पी रहा था। बरसात के दिन वास्तव में जान लेने का अच्छा समय होता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब ली सैनिक्सन ने आखिरकार चाय का आखिरी घूंट पिया तो सामने के कार्यालय से कोई अंदर आया। वह आदमी सिर से पैर तक भीगा हुआ था, लेकिन उस पर खून का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय उसके हाथ भरे हुए थे। उसके दाहिनी ओर एक स्लिम टाइगर सेबर और बाईं ओर एक कटा हुआ सिर था। बांस की टोपी पहने युवक ने ली सैनिक्सन की ओर कटा हुआ सिर फेंक दिया और उसे धमकी दी। ये सहायक मेजर बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे मुझे आश्चर्य होता है कि क्या आप मुझसे बात करने के लिए अधिक इच्छुक हैं। ली सैनिक्सन ने अपना सिर नीचे किया और उस सिर की ओर देखा जो उसके पैरों पर लुढ़का हुआ था। झो फीलोंग की मृत आंखें, जो अभी भी खुली हुई थीं, उसे घूर रही थीं। हालांकि जब से वह ग्रीन फीनिक्स गार्ड में शामिल हुए, ली सैनिक्सन को भूतों या देवताओं का कोई डर नहीं था। झो फीलोंग जीवित रहते हुए भी ली सैनिक्सन के साथ कुछ नहीं कर सका, मरने की तो बात ही छोड़िए। ली सैनिक्सन ने एक पैर उठाया और उस सहकर्मी का सिर कुचल दिया जो कुछ समय पहले उसके साथ बातें कर रहा था और हंस रहा था। यहाँ तक कि उसने सीढ़ियों के किनारे पर अपने बूट का तलवा भी खरोंच दिया, जो मस्तिष्क पदार्थ से दूषित था। उसके बाद ली सैनिक्सन ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो उसके पास आया था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और प्रशंसा की, आप एक अच्छे योद्धा हैं। वह आदमी उदासीन था, उसमें खुशी या गुस्से का कोई निशान नहीं दिख रहा था। ली सैनिक्सन की आंखों में चिंता का एक अदृश्य संकेत चमक उठा। अगर यह आदमी साधारण होता तो चिंता की कोई बात नहीं थी। यदि यह आदमी जियांटियन प्राणी था तो ली सैनिक्सन को उसे कम नहीं आंकना चाहिए। एक कारण था कि राजधानी में शक्तिशाली परिवारों ने जियानेटियन स्वामी पर जीत हासिल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उनके लिए छायादार काम करने के अलावा वे चाहते थे कि ये मालिक उनके परिवारों की रक्षा करें। यदि ली होंगवन के पास कोई गुरु होता जो ली सैनिक्सन के सामने इस व्यक्ति जितना सक्षम होता, तो जब ग्रीन फीनिक्स गार्ड्स काउंटी मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार करने आए तो स्थिति ऐसी नहीं होती। ली सैनिक्सन सिर्फ चिंतित थी, डरी हुई नहीं थी। वह जो फीलोन की तरह हारा हुआ व्यक्ति नहीं था। कम उम्र में ली सैनिक्सन पहले से ही निचले छठे रैंक के सहायक प्रमुख बन गए थे और जल्द ही उन्हें ऊपरी छठे रैंक के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से उनके पास अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए कुछ कौशल थे। जब ली सैनिक्सन ने दोबारा बात की तो उनकी आवाज़ अचानक गहरी हो गई। तुम मेरे साथी रक्षकों को मारने के लिए अकेले यहाँ क्यों आए? क्यूई जुआनसू ने उत्तर दिया, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा हूँ। मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे। बेशक, मैं समझता हूँ। ली सैनिक्सन ने सिर हिलाया, हमारे जैसे लोग निर्णय नहीं लेते। हमारे पास मौत से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो कृपया अपना कदम उठाएं। क्यूई जुआनसू ने कोई उत्तर नहीं दिया। आगे बढ़ने से पहले उसने नीले पत्थर के फर्श पर कदम रखा, जिससे मकड़ी के जाले जैसी दरारों का एक घेरा बन गया।
ली सैनिक्सन मंद मंद मुस्कुराए और अपने हाथ में लिए गिवान को बाहर फेंक दिया। वो एक झटके में गायब हो गया। अगले ही सेकंड गैवान क्यूई जुआनसू के ठीक सामने आ गया। यह उड़ता हुआ गिवान बिना रुके घूमता रहा, क्यूई जुआनसू का चक्कर लगाता रहा जैसे कि उसके पास अपना खुद का दिमाग हो। इस प्रकार क्यूई जुआनसू के पास मौके पर रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक पारंपरिक चीनी स्टेशनरी वस्तुओं में ब्रश, स्याही शामिल हैं, एक ब्लेड की फ्लैश के साथ। ये गिवान, जो बढ़िया गुवान वय से बना था, एक दो हिस्सों में टूट गया। उसी समय रेन कर्टेन में विस्फोट हो गया। इससे जो छींट पैदा हुई वह धीरे धीरे खिलने वाले कमल की तरह थी, जो जल्द ही गायब हो गया। क्यूई जुआनसू कराह उठा और विस्फोट से लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसके शरीर के चारों ओर ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे आसपास का बारिश का पर्दा हिल गया। ली सैनिक्सन अभी भी छत के नीचे खड़ा था, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। ली सैनिक्सन ने पहले जिस गैवान को बाहर फेंका था, उसके पास एक गुप्त हथियार था। जैसे ही क्यूई जुआनसू ने अपनी कृपान से गैवान को आधे में विभाजित किया, गैवान में छिपी एक छिपी हुई ऊर्जा विस्फोटित हो गई। इस प्रकार क्यूई जुआनसू को सतर्क कर दिया गया और उसके पास प्रभाव के लिए तैयार होने का समय नहीं था। ली सैनिक्सन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। उसने इस गैवान को अपने पास इसलिए नहीं रखा था क्योंकि वह कलात्मक दिखना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह इसमें गुप्त रूप से अपनी क्यूई जमा कर रहा था। ऊर्जा का यह विस्फोट देखना उनकी उम्मीदों के अनुरूप था। हालांकि ली सैनिक्सन को आश्चर्य हुआ, युवा तलवारबाज पीछे नहीं हटा और अपनी क्यूई को ठीक किए बिना ही आगे बढ़ गया। क्या वो युवक आत्मविश्वासी है या सिर्फ अहंकारी है? इस समय उनके बीच की दूरी लगभग 90 कदम ही थी। ली सैनिक्सन ने अपनी कमर के चारों ओर कांस्य टाइगर हेड बेल्ट बकल को हल्के से पकड़ लिया। हाउटियन प्राणियों और जियांटियन प्राणियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये था कि क्या वे क्यूई को अपने शरीर के बाहर छोड़ सकते हैं। बाओडन साधना चरण में हाउटियन प्राणी क्यूई की खेती कर सकते थे, लेकिन ये शरीर को नहीं छोड़ सकता था, जिससे वे बहुत सीमित हो गए। हालांकि जियानेटियन बीइंग आसानी से अपनी क्यूई को नियंत्रित कर सकते थे और इसे अपने शरीर से मुक्त कर सकते थे, जिससे बचाव करना मुश्किल हो गया था। जारी की गई क्यूई बाहरी वस्तुओं में भी छिपी हो सकती है, जैसे कि ली सैनिक्सन ने अपनी क्यूई को गैवान में कैसे छिपाया था। इस समय आंगन में गिर रही बारिश की बूंदें तुरंत सफ़ेद धुंध में बदल गईं। ये छोटी छोटी बूंदें जमीन पर गिरीं और गलियारे के दोनों ओर के खंभों से टकराईं, जिससे छेदों का एक घना पैच बन गया जो पिनप्रिक्स जैसा था। क्यूई जुआनसू चलता रहा और ऊर्जा के इस उछाल को अपने ब्लेड के प्रहार से काटता रहा। क्यूई जुआनसू के कृपान के ब्लेड पर तलवार क्यूई चकाचौंध सफ़ेद कोहरे के माध्यम से टूट गई। उसी समय कृपान में निहित ऊर्जा का एक उछाल जारी हुआ। क्यूई हवा के चारों ओर गूंज उठी, जिससे प्रचुर ऊर्जा के कारण उनके बीच की बारिश की बूंदें अव्यवस्थित रूप से घूमने लगीं। बारिश की बूंदें मिलकर पानी की रेखाएं बनाती हैं, जिससे जमीन पर उतरते ही छोटे छोटे खड्ड बन जाते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इस अवसर का उपयोग करते हुए क्यूई जुआनसू ने उनके बीच की दूरी को लगभग 60 कदम तक कम कर दिया। ली सैनिक्सन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा लीं और अपने पेट के निचले हिस्से पर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी क्यूई ने जमीन पर जमा पानी को आकर्षित किया और इकट्ठा किया, मानो कोई पानी का अजगर पानी के कुंड से उठकर आंगन में स्वतंत्र रूप से उड़ रहा हो। पानी के ड्रैगन ने क्यूई जुआनसू पर हमला किया, जो अभी भी आगे बढ़ रहा था। क्यूई जुआनसू पीछे हटने का कोई संकेत नहीं देते हुए आगे बढ़ता रहा। उसके स्लिम टाइगर सेबर पर तलवार क्यूई अचानक चरम पर पहुंच गई। फिर उसने पहले की तरह ही तकनीक का उपयोग करके जल ड्रैगन को काट दिया। हर तरफ पानी बिखर गया। जल ड्रैगन छोटा था, लेकिन क्यूई जुआनसू टक्कर से पीछे की ओर फिसल गया, जिससे उसके पैरों पर अधिक पानी गिर गया। इस समय दोनों व्यक्तियों के बीच लगभग 70 कदम की दूरी थी। क्यूई जुआनसू का चेहरा भाव शून्य था क्योंकि उसके स्लिम टाइगर सेबर पर तलवार क्यूई का निर्माण जारी था। तेज बारिश में भी उसकी कृपान के चारों ओर की सफ़ेद चमक दिन की तरह साफ थी।
यह अब भ्रमपूर्ण नहीं रहा, इसके बजाय ये लगभग ठोस लग रहा था। जियांटियन प्राणी केवल फूलों और पत्तियों को हथियार के रूप में उपयोग करके मार सकते थे। क्यूई जुवानसु फिर से आगे बढ़ी, पानी के ड्रैगन के बीच से गुजरते हुए अप्राकृतिक झंझनाहट की एक श्रृंखला बना रही थी जो कानों के लिए कठोर थी। अगले ही पल पानी का अजगर पूरी तरह से ढह गया और उसके पैरों के चारों ओर बिखर गया, जैसे तालाब में कमल के फूल खिल रहे हों। इस समय दोनों व्यक्तियों के बीच केवल 30 कदम शेष थे। क्यूई जुआनसू ने अपने स्लिम टाइगर सेबर का लक्ष्य रखा और इसे ली सैनक्सिन के सिर पर फेंक दिया। कृपान ने भारी बारिश के पर्दे को काट दिया। ली सैनक्सिन के पैर नहीं हिले। इसके बजाय वह अपनी रीढ़ सीधी रखते हुए अचानक 90 डिग्री के अतिरंजित कोण पर पीछे की ओर झुक गया। कृपान उसके ऊपर से उड़ने के बाद ही वह सीधा खड़ा हुआ। तभी उसने क्यूई जुआनसू के दाहिने हाथ को पुनर्प्राप्ति के लिए हिलते हुए देखा। क्यूई जुआनसू की क्यूई के प्रभाव में स्लिम टाइगर सेबर ने ली सैनिक्सन के पीछे एक सहज मोड़ बनाया, जैसे एक निगल एक किरण के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। ये ली सैनिक्सन की पृष्ठ या रीढ़ की ओर उड़ रहा था। ली सैनिक्सन ने कृपान की मूठ को अपनी कमर से नीचे दबा रखा था। उसके पास मुड़ने या अपना हथियार निकालने का समय नहीं था, इसलिए उसने पीछे से हमले को रोकने के लिए स्लिम टाइगर सेबर की म्यान को अपनी पीठ पर रख लिया। क्यूई जुआनसू के स्लिम टाइगर सेबर ने ली सैनिक्सन के म्यान पर वार किया, जिससे धातु और पत्थर के टकराने से एक कठोर ध्वनि उत्पन्न हुई। म्यान तुरंत चकनाचूर हो गया। ली सैनिक्सन ने ब्रेक का फायदा उठाया और गलियारे को छोड़कर आंगन में प्रवेश करते हुए आगे की ओर भागे। वह क्यूई जुआनसू से केवल 10 कदम की दूरी पर था जब वह अचानक मुड़ा और अपनी पीठ से जुड़ी कृपान को पकड़ लिया। स्लिम टाइगर सेबर घूम गया और क्यूई जुआनसू के पास लौट आया, जिसने तुरंत उसे पकड़ लिया। पहले की लड़ाई में वे दोनों बराबरी पर थे। कुछ देर तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए वे गतिरोध में पड़ गए। कुछ समय बाद क्यूई जुआनसू ने पूछा, फैंगटाई काउंटी मजिस्ट्रेट ली होंगवेन कहाँ हैं? ली सैनिक्सन के होठों के कोने मुड़े हुए थे। वह अब एक लाश है। आपने उसे बचाने में बहुत देर कर दी है, इसलिए अपने प्रयास बर्बाद न करें। क्यूई जुआनसू को ली होंगवेन के जीवित रहने की परवाह नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, आप बिना अनुमति के एक काउंटी मजिस्ट्रेट को मारने के लिए बहुत साहसी हैं। ली सैनिक्सन ने व्यंग्य किया, किसने कहा कि मैंने उसे मार डाला? ये सब आपका ही किया धरा है। ग्रीन फीनिक्स गार्ड्स ने इसके लिए कई सैनिकों और यहाँ तक कि एक सहायक मेजर को भी खो दिया है। मामला समाप्त होने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से भाई झोऊ के परिवार को पेंशन राशि पहुंचाऊंगा। ये कहने के बाद ली सैनिक्सन ने झोऊ फिलोंग के कटे हुए सिर पर नजर डाली, जो कि गूदे में बदल गया था। उन्होंने आगे कहा, मैं उसके बच्चों का पालन पोषण करूंगा और उसकी पत्नी का भरण पोषण करूंगा, इसलिए इसकी चिंता मत करो। झोऊ फिलोंग महज एक परित्यक्त मोहरा था जिसकी मृत्यु शतरंज के मास्टर ने बहुत पहले ही निर्धारित कर दी थी। भले ही ली होंगवेन ने वस्तु सौंपी हो या नहीं, ली सैनिक्सन लेफ्टिनेंट कर्नल के आदेश के अनुसार फैंगटाई काउंटी में उस व्यक्ति को मौके पर ही मार डालेंगे। चूंकि ली होंगवेन एक प्रतिष्ठित काउंटी मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने योग्यता के माध्यम से अपना खिताब अर्जित किया था, ग्रीन फीनिक्स गार्ड अपनी इच्छानुसार हत्या नहीं कर सकते थे और उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था। झोऊ फिलोंग। ली सैनिक्सन ने ग्रीन फीनिक्स गार्ड के खिलाफ किसी भी संदेह को दूर करने के लिए झोऊ फिलोंग के जीवन का उपयोग करने की योजना बनाए। यही कारण है कि ली सैनिक्सन ने क्यूई जुआनसू से अकेले लड़ने के लिए झोऊ फिलोंग को छोड़ दिया। केवल एक मरा हुआ आदमी ही चुप रह सकता है। क्यूई जुआनसू ने फिर से अपना कृपान उठाया। इस बार वे केवल 10 कदम दूर थे। इस प्रकार क्यूई जुआनसू ने उस अंतर को एक पल में बंद कर दिया। उसका ब्लेड एक शांत स्थान पर तेज गड़गड़ाहट की तरह टकराया। इस हमले का मुकाबला करने के लिए ली सैनिक्सन को अपनी कृपान खींचनी पड़ी। उनके तलवारें आपस में टकरा गईं और दोनों प्रभाव से पीछे हट गए। बजरी के अनगिनत टुकड़े सभी दिशाओं में बिखरे हुए थे और उनके चारों ओर पानी बिखरा हुआ था।
अगले ही पल क्यूई जुआनसू ने फिर से अपनी कृपाण निकाली और हथियार के साथ अपने शरीर को घुमाया, जिससे उसके वार को और अधिक गति मिल गई। ली सैनिक्सन रुके नहीं। उसने फुर्तीले कदमों से तेज ब्लेड को चकमा दिया और क्यूई जुआनसू को पार कर गया। जैसे ही वे एक दूसरे के पास से गुजरे, क्यूई जुआनसू के ब्लेड ने ली सैनिक्सन की बांह पर गहरा घाव कर दिया। उसी समय ली सैनिक्सन का ब्लेड क्यूई जुआनसू की कृपाणधारी कलाई के आर पार हो गया। हालांकि यह एक सतही घाव था, ये क्यूई जुआनसू की निपुणता को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। वे दोनों नीले पत्थर के गीले फर्श पर पीछे की ओर फिसल गए। जब वे फिर से शांत खड़े हो गए, तो ली सैनिक्सन ने अपनी बांह पर लगे घाव को गंभीर भाव से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बीच क्यूई जुआनसू ने बिना किसी भाव के स्लिम टाइगर सेबर को अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ की ओर घुमाया। वह अपने गैर प्रमुख हाथ से भी हथियार चला सकता था। अपने बाएं हाथ से कृपाण पकड़कर क्यूई जुआनसू फिर से आगे बढ़ा। ली सैनिक्सन पीछे हट गईं और जल्दी से पीछे हट गईं। क्यूई जुआनसू